दोस्तों, सत्ता और सियासत के खेल में अक्सर सिपासालार और राजदार के बादशाह बनने की तमन्ना शायद ही कभी पूरी होती है। ज्यादातर मौकों पर यह तमन्ना पूरी नहीं होती और अक्सर सियासत में मोहरों को मोहरों से काटने की कोशिश अगर चेहरों की सियासत के दौर में दिखाई देने लगे तो चेहरा जितना भोला दिखता हो, मोहरा दरअसल उतना भोला निकलेगा। इसकी गुंजाइश भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आजकल भारतीय जनता पार्टी में यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कैसे हो रहा है? गुजरात लॉबी के भीतर क्या कोई तनातनी है? और क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर के पावर इक्वेशन को तय कर दिया गया है? और तय करने की जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी जिन्हें अपना बॉस कहते हैं, वो बॉस ही निभाते हुए दिख रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में अब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में है। जेपी नड्डा का दौर बीत गया, लेकिन जेपी नड्डा जिस ढंग से मोदी और शाह के बीच बैलेंस बनाकर चलते थे, क्या वो बैलेंस बनाने की कला नितिन नवीन के पास नहीं है? या फिर नितिन नवीन को कहीं से, दिल्ली से, नागपुर से या कहीं और से इस तरह के हिंट मिल रहे हैं कि बैलेंस बनाने की अब जरूरत ही नहीं है? बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है उसे समझने के पहले जरा इस क्लिप को देखिए। और ये क्लिप दरअसल उत्तर प्रदेश की है, जब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी हाल ही में यूपी के दौरे पर गए थे। जरा देखिए पहले इसे। अब ये समय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का है, इसको कोई बांट नहीं सकता। इस बात का विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं पर है। मुझे मित्रों, नितिन नवीन भाजपा कार्यकर्ताओं को यह भरोसा दिला रहे हैं कि यह दौर मोदी और योगी का दौर है, लेकिन इस भरोसे से किसके दिल पर चोट पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में जाकर मोदी और योगी के समय की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि नरेंद्र मोदी के बाद का जो दौर है वो योगी आदित्यनाथ का है। जैसे एक दौर में कहा जाता था कि अटल आडवाणी का दौर है। स्वाभाविक है, अटल बिहारी वाजपेयी जब सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं थे, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर चुनाव लड़ा गया। ठीक इसी तरह उसके बाद मोदी शाह के युग की बातें हुई, लेकिन जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो या कोई और व्यक्ति हो, किसी ने यह नहीं कहा कि यह मोदी शाह का दौर है। कहा गया मोदी का दौर है। किसी ने अमित शाह के नंबर 2 की भूमिका को अपरोक्ष रूप से तो स्वीकार किया, लेकिन पब्लिकली कभी नहीं कहा, जिस ढंग से वेंकैया नायडू ने एक दौर में कहा था कि विकास पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी और लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी। वो कहने की हिम्मत किसी भाजपा कार्यकर्ता या नेता ने जुटाई नहीं, लेकिन नितिन नवीन ने यह हिम्मत जुटा ली कि वो कह सके कि ये मोदी और योगी का दौर है। अब ऐसे में शाह कहां गए? और इस पूरे इक्वेशन को समझना हो तो इस पूरे इक्वेशन को समझने के लिए 2-3 तथ्यों पर और ध्यान देना जरूरी है। पहला, कि पटना में क्या चल रहा है। नितिन नवीन का गृह राज्य है बिहार। पटना में दरअसल एक सरकारी कार्यक्रम के लिए अखबारों में फुल पेज का, पूरे एक पन्ने का ऐड दिया गया और उस ऐड को आप देखिए। इस ऐड को देखने के बाद कुछ अटपटा सा लग रहा होगा। शायद नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल के दौर में कोई दूसरा ऐड ऐसा दिया नहीं गया होगा। कोई ऐसा सरकारी विज्ञापन, चाहे कोई केंद्र के में मोदी सरकार के मंत्री की तरफ से या विभाग की तरफ से विज्ञापन दिया जाए या किसी भाजपा शासित राज्य की तरफ से विज्ञापन दिया जाए, ऐसा कोई विज्ञापन आपने नहीं देखा होगा जिस विज्ञापन में एक भी फोटो ना हो, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हो, न मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की फोटो हो। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि आपकी स्क्रीन पर आपके सामने अखबार में दिया गया फुल पेज का ये ऐड है, आपने ऐसा कोई दूसरा ऐड हाल फिलहाल या पिछले 10-12 सालों में देखा है? तो आखिर ये ऐड देने की नौबत क्यों आई? इस सवाल के जवाब अब टटोले जाने जरूरी हो गए। और किस रूप में टटोले जाएंगे इस सवाल के जवाब? इस सवाल के जवाब को टटोलना हो तो जरा बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को देखिए। वो बांकीपुर जिस सीट के विधायक तकरीबन 20 सालों तक खुद नितिन नवीन थे। नितिन नवीन अब बांकीपुर के विधायक नहीं है, अब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके और संसद में भी उनकी पारी शुरू हो चुकी है, परास्ते राज्यसभा। लिहाजा उनकी सीट पे उपचुनाव हो रहा है। कहा जा रहा था कि नितिन नवीन ने बिना किसी से पूछे अपने व्यक्ति को कैंडिडेट बना दिया, अब इसे एक बंटी को।
लेकिन अभिषेक बंटी के बारे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन नितिन नवीन ने जो कैंडिडेचर का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, उससे तो जो जाहिर हुआ कि नितिन नवीन का कैंडिडेट है पटना में, बांकीपुर में। मध्य प्रदेश में जो दतिया में उपचुनाव हो रहा है वहां वैसा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया। अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा जाना, वहां भी कहा जाए तो अमित शाह के आदमी को टिकट नहीं मिलना, और पटना में भी नितिन नवीन के द्वारा अपनी सीट पर अपने आदमी को टिकट दे देना, भारतीय जनता पार्टी में हाल फिलहाल कम से कम जेपी नड्डा के दौर में यह नौबत नहीं आई थी कि इस तरह की परिस्थितियां हो। टिकट सार्वजनिक तौर पर बदला जाए, यह भी शायद ही कभी भारतीय जनता पार्टी में मोदी रिजीम में देखने को मिला होगा, लेकिन अब देखने को यह मिल गया। और जब यह देखने को मिल गया तो इस तमाम परिस्थितियों के आईने में जो अभी आपने वीडियो क्लिप देखी, लखनऊ वाली क्लिप, जब मोदी योगी के समय की बात वो कर रहे हैं नितिन नवीन, तो आसानी से समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अब कैसे ठीक ठाक नहीं है, शुरुआत बिहार से करें, शुरुआत महाराष्ट्र से करें, शुरुआत उत्तर प्रदेश से करें और शुरुआत मध्य प्रदेश से करें। चलिए मध्य प्रदेश से ही शुरू कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया, पर्ची से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ। लेकिन जब पर्ची से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, उस वक्त कई तरह की बातें थी कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता थे, अगर शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करना था तो कैलाश विजयवर्गीय से किया जा सकता था। नरेंद्र सिंह तोमर वरिष्ठ नेता थे और नरेंद्र सिंह तोमर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया तो माना जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर ही कहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें भी नहीं बनाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भाजपा में आए थे, उन्हें भी नहीं बनाया गया। तो शिवराज सिंह चौहान का रिप्लेसमेंट मोहन यादव से क्यों हुआ? वो मोहन यादव जिनके ऊपर हाल ही में उज्जैन में उनके और उनके परिवार के द्वारा 253 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री का मामला सामने आया है, 250 एकड़ से ऊपर का। तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने में उस वक्त से ही ये चर्चा थी कि अमित शाह की रजामंदी नहीं है। तो जब अमित शाह की रजामंदी नहीं है तो आखिर रजामंदी किसकी है? कहा गया कि उसके पीछे रजामंदी जेपी नड्डा की थी, और जेपी नड्डा के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा यदि एक साथ ये बात कह रहे थे तो इन्हें ताकत कहां से मिल रही थी? संघ के भीतर की ताकत भी मध्य प्रदेश के मामले में खासकर जरूरी होती है, क्योंकि देश में आप कहीं भी चले जाएं, मध्य प्रदेश के अंदर जितनी संघ की जड़ें मजबूत है, आरएसएस की जड़ें मजबूत है, देश के किसी दूसरे राज्य में आरएसएस की जड़ें उतनी मजबूत नहीं है जितनी मध्य प्रदेश में है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर यह चर्चा सरेआम थी उस वक्त कि सुरेश सोनी जो संघ के एक बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, सुरेश सोनी ओबीसी समाज से भी आते हैं, सुरेश सोनी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, पीएम कैंडिडेट बनाने के लिए 2012-13 में जो तमाम अवरोध भाजपा और संघ के भीतर थे उनको दूर करने वाले भी माने जाते हैं। तब माना गया कि सुरेश सोनी ने ही मोहन यादव के लिए बिसात बिछाई है, और जब मोहन यादव के लिए बिसात बिछी तो वहां अमित शाह या शिवराज सिंह चौहान कोई विरोध कर नहीं सकता था। लिहाजा मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। अब मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, अपनी मर्जी से वो राज चला रहे हैं। बीच बीच में कैलाश विजयवर्गीय का दर्द भी सामने आ जाता है, भले ही वो सरकार में है लेकिन उनका दर्द भी सामने आ जाता है। लेकिन इन सब के बीच दर्द बयां करने वाला कोई और व्यक्ति जैसे नरोत्तम मिश्रा विधानसभा पहुंच जाए तो स्वाभाविक है कि उनके दर्द बयान करने के लिए उनको, चूंकि अमित शाह के आदमी है तो कैबिनेट में तो लेना ही पड़ेगा। अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी में इतनी हैसियत तो हमेशा से है कि भले ही वो नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना किसी को मुख्यमंत्री ना बना पाए, मंत्री तो बनवा ही सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहे हैं राज्य में, तो स्वाभाविक है कि हल्का विभाग तो कोई मिलेगा नहीं। अब नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट में जाएं, उस परिस्थिति में मोहन यादव को अपना घोड़ा सरपट दौड़ाने में दिक्कत होगी, और जब घोड़ा सरपट दौड़ाने में उन्हें दिक्कत होगी, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल जाए, वो विधानसभा पहुंच जाए, ये भला मोहन यादव क्यों चाहते? ये अलग बात है कि मोहन यादव ने नितिन नवीन से पैरवी की कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले ना मिले, नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया, या चुप रह गए, कुछ नहीं बोला कि जिसे मिल रहा है मिल जाए, या संघ के अंदर कोई खेल हुआ। ये तमाम तरह की चर्चाएं अपने स्तर पर चल रही है, लेकिन एक बात तो साफ है
कि नरोत्तम मिश्रा जैसे कद्दावर नेता का टिकट यदि काटा गया है तो बिना किसी बड़ी हस्ती के दबाव के ये टिकट संभव ही नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया जाए, लेकिन कट गया। वो भी अपना दर्द बयां करते, उनके समर्थक भी विरोध करते रहे। लेकिन जरा मध्य प्रदेश के खेल को आप देखें तो साफ साफ दिखाई दिया कि जिनके घर अमित शाह जाते थे भोपाल में, अक्सर उनके घर पर उनका चाय नाश्ता होता था, उनका टिकट अगर काटा गया तो नितिन नवीन को यह साहस कहां से आया? कोई तो शक्ति है जो नितिन नवीन को ताकत दे रही है, कोई तो शक्ति है जो मोदी शाह के दौर में मोदी और योगी के समय की बात करने की हिम्मत नितिन नवीन को दे रही है, और कोई तो ऐसी शक्ति है जो पटना में बिना प्रदेश अध्यक्ष, बिना मुख्यमंत्री की सलाह के अपने व्यक्ति को अपनी सीट के बाई इलेक्शन में टिकट देने के लिए ताकत दे रही है। स्वाभाविक है कि वो ताकत या तो नागपुर से आ सकती है या वो ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आ सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति को इतनी ताकत दे दे कि वो अमित शाह की बात की भी अवहेलना करे, उनकी पसंद की भी अवहेलना कर अपनी पसंद को ऊपर रख सके। आसानी से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बेहद मजबूत खंभा नितिन नवीन ने पकड़ा हुआ है। अब जरा इसके आगे की परिस्थितियों को देखिए। बिहार में पावर सेंटर 2 हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी को भाजपा के कार्यकर्ता पसंद करें ना करें, दोनों ही परिस्थितियों में सम्राट चौधरी एक पावर सेंटर बीजेपी के नेताओं के बीच में है और जब तक मुख्यमंत्री है तब तक बने रहेंगे, कहीं कोई दो राय नहीं है। जीतन राम मांझी जैसे मुख्यमंत्री भी पावर सेंटर हो जाते हैं। एक दौर में उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश गुप्ता जैसे मुख्यमंत्री भी सत्ता के बूते पावर सेंटर हो गए थे। इन सब की तुलना में सम्राट चौधरी तो एक ताकतवर मुख्यमंत्री है, तो ऐसे में वो भला पावर सेंटर कैसे नहीं बनेंगे? लेकिन सम्राट चौधरी जब पावर सेंटर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए और उन्हीं के गृह राज्य से भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पावर सेंटर नहीं बनेगा, यह कैसे संभव है? छोटा सा राज्य था हिमाचल प्रदेश, जहां से जेपी नड्डा भी आते थे और उन्हीं के दौर में भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी आते थे। अपने गृह राज्य में जयराम ठाकुर से ज्यादा बड़े पावर सेंटर जेपी नड्डा बने हुए नजर आए। क्योंकि 4 लोकसभा सीटों वाला छोटा राज्य था और दिल्ली में छोटे राज्यों की चर्चा उतनी पत्रकारों के बीच में और मीडिया में हो नहीं पाती। जब तक वीरभद्र सिंह जैसे बड़े नेता थे तब तक हिमाचल प्रदेश की गाहे बगाहे चर्चा हो जाती थी, लेकिन आज के दौर में होती नहीं है उतनी। लिहाजा जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर के बीच का जो शीत युद्ध कह ले पार्टी के अंदर था, वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी हार भी गई कुछ दिनों के बाद। लेकिन पटना में जो चल रहा है उस सबके सामने है। पटना में नितिन नवीन के व्यक्ति को टिकट मिला। टिकट मिलने के 1-1.5 घंटे के भीतर नितिन नवीन ने ट्विटर के माध्यम से बधाई दे दी अपने कैंडिडेट अभिषेक बंटी को। फिर उनका टिकट एक अलग तरह की परिस्थितियों में कटा। नए कैंडिडेट को टिकट मिला और नए कैंडिडेट को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देने में नितिन नवीन ने 20 से 22 घंटे लगा दिए। उनकी नाराजगी खबरें, उनके कोप भवन में बैठने की बातें अलग अलग मीडिया पोर्टल्स पर चलती हुई दिखाई दी। इतना तो जरूर था कि अपनी विधानसभा सीट से किसी को टिकट मिले और उसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पसंद का व्यक्ति हो, अपने होम टर्फ का कैंडिडेट हो, उसे बधाई देने में तो 1-1.5 घंटे काफी होते हैं। कितना भी व्यस्त कोई व्यक्ति हो तत्काल बधाई दे सकता है। अगर इतना वक्त लगा, और वो तब लगा जब मीडिया गॉसिप शुरू हो गई कि आखिर क्या कारण है कि नितिन नवीन बधाई नहीं दे रहे, तब जाकर उन्होंने बधाई दी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का जो खेल है उसमें मोदी और योगी की बात करना और उस बात को कहने की ताकत हासिल करना नितिन नवीन अपने बूते कर रहे होंगे। ये बात किसी के गले आसानी से नहीं उतरेगी, किसी के गले नहीं उतरेगी। खासकर उस परिस्थिति में जब अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही हो, दिल्ली में उप प्रधानमंत्री के पद को क्रिएट किए जाने की बातें चल रही हो, उस परिस्थिति में सवाल यह है कि उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बातें कौन कर रहा है? कौन सा मीडिया का कैंप है जो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बातें कर रहा था? एक बार फिर बीच में कैबिनेट रिशफल की चर्चाएं बंद हो गई थी, आज से अचानक शुरू हो गई कि नहीं, संसद के मानसून सत्र के पहले ही कैबिनेट में कुछ फेरबदल हो सकता है। कैबिनेट के साथ साथ कुछ राज्य के मुख्यमंत्रियों के बारे में भी फेरबदल हो सकता है।
ये भी चर्चाएं चल रही है। और इन सब के बीच महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है। वो खबर क्या है? सीएनबीसी की इस खबर को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर यह है कि जो लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र में चल रही है, अब उस पर सीएजी जांच करेगी। जांच कर रही है कि तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए इसमें एक्स्ट्रा कैसे खर्च हो गए। लाड़की बहना योजना चुनाव जीतने वाली एक स्कीम के तहत आप कह सकते हैं, चुनाव के विधानसभा चुनाव के पहले शुरू की गई, जब अमित शाह के बेहद खास माने जाने वाले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। आज भी कहा जाता है कि शाह कैंप की एक कोशिश होती है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी भाजपा में मर्ज कर जाए और एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बन जाए, न कि देवेंद्र फडणवीस रहे। और जब ये खबर वहां से आ रही है, इस बीच में भूपेंद्र यादव वाली खबर आपने देखी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि भूपेंद्र यादव कितने करीब है भूपेंद्र यादव अमित शाह के। उनके 4 पर्सनल स्टाफ को एक साथ हटा दिया गया। वो कैसे हुआ? भारतीय जनता पार्टी के अंदर की अंदरूनी खटपट के बिना जो काम कभी मोदी सरकार के दौर में नहीं हुआ, वो भूपेंद्र यादव के साथ कैसे हो गया? 4 पर्सनल स्टाफ को, जिसमें कुछ आईआरएस अधिकारी भी थे, कुछ दूसरे अधिकारी भी थे, एक साथ उनके एडिशनल पीएस वगैरह को एक साथ हटा दिया गया। कुछ तो बात अंदर में है, क्योंकि भूपेंद्र यादव के ऊपर कई सारी बातें अपनी जगह हो रही हो, वो ठीक है, लेकिन भूपेंद्र यादव की निष्ठा अमित शाह के प्रति कितनी है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अब इसके साथ साथ आप दूसरी तस्वीर पर भी नजर डालें कि पटना में टिकट बदला कैसे गया। जो चर्चाएं हैं, जब अभिषेक बंटी को टिकट मिला, उसके बाद दिल्ली की टीम ने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के खेमे ने, जैसा बताया जाता है अंदरूनी सूत्रों के द्वारा, जो बताया जाता है उसके मुताबिक पटना में संपर्क किया गया प्रदेश अध्यक्ष से और मुख्यमंत्री से। दोनों ने कहा कि हमें तो सिर्फ सूचना दी गई कि किस व्यक्ति को टिकट दिया गया, किसी ने यह नहीं कहा कि हमसे कंसल्ट करके सलाह लेके टिकट दिया गया। सूचना दी गई कि टिकट दिया गया। और जब ये सवाल उठने लगे कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने टिकट दिया गया है, तो आखिर ऐसे टिकट कैसे बांटा गया? तब कहा जाता है कि विनोद तावड़े को भेजा गया। अब विनोद तावड़े भी बेहद करीबी माने जाते हैं अमित शाह के। विनोद तावड़े को भेजा गया। विनोद तावड़े ने पटना से, जैसा बताया जाता है कि वहां से तमाम तरह की रिपोर्ट ली और उसके बाद दिल्ली में आला कमान को बताया। अब आला कमान शब्द का इस्तेमाल करने में भी हमें कंफ्यूजन होती है कि आला कमान तो घोषित तौर पर कागजों में नितिन नवीन है, लेकिन क्या अमित शाह अब भी आला कमान की भूमिका में? यह सवाल थोड़ा सा अटपटा हो जाता है, लेकिन कहना पड़ता है कि नितिन नवीन ने, सॉरी, ये विनोद तावड़े ने दरअसल पार्टी के आला कमान को बताया या अपने आला कमान को बताया, जिसे भी बताया, उसके बाद चर्चा हुई और पटना के कैंडिडेट को नितिन नवीन की मर्जी के खिलाफ बदल दिया गया। मतलब जैसे अमित शाह की मर्जी के खिलाफ नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया गया, वैसे ही नितिन नवीन की मर्जी के खिलाफ उनके कैंडिडेट का टिकट बदल दिया गया। कहीं ना कहीं कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा है और ये खेल सत्ता, सियासत, सिपाहसालार, राजदार और बादशाहत, आगे की बादशाहत और उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ जरूर दिखाई देता है। क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जब से 75 बसंत देख चुके प्रधानमंत्री की बात होती है, और कई बार मोहन भागवत भी 75 साल की उम्र सीमा संघ में मोरोद पंत पिंगले के माध्यम से कही या किसी अन्य माध्यम से कही कि 75 के बाद उन्होंने कहा कि ये कर देंगे, ये छोड़ देना चाहिए, इस कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, ये सब जिक्र हुआ। उसके बाद से नरेंद्र मोदी स्वाभाविक है कि अपने स्वभाव के अनुरूप किसी को भी बहुत ज्यादा फ्री हैंड नहीं दे सकते। नरेंद्र मोदी की सियासत भी यही रही है और देश के ज्यादातर बड़े राजनेताओं की सियासत यही होती है कि मोहरे से मोहरे को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश। पहले अमित शाह की महत्वाकांक्षा को चेक एंड बैलेंस करने की कोशिशों में कहा जाता है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, यानी दोनों बड़े राज्य जो भाजपा शासित थे, वहां मोदी ने एंटी शाह कैंप के लोगों को बिठा रखा था। इसके अलावा ये दोनों बहुत आगे ना बढ़ जाएं तो एक तरफ सीपी राधाकृष्णन तो दूसरी तरफ आनंदीबेन पटेल को, यहां भी मोदी के दोनों बेहद करीब, उन्हें गवर्नर बना के रखा गया। तमाम बातें अपनी तरफ से चल रही थी, लेकिन अब ये घमासान अंदर का सतह पर आता हुआ दिख रहा है, खासकर तब
जब से नितिन नवीन ने कमान संभाली है। जेपी नड्डा तो बैलेंस बनाकर निकल गए, संतुलन साध कर निकल गए। नितिन नवीन को संतुलन साधने की कला नहीं आती हो, इससे ज्यादा मजबूत तर्क और दमदार तर्क तो यही लगता है कि नितिन नवीन बिना किसी ताकत के इतने बड़े फैसले नहीं ले सकते, इतनी बड़ी बात लखनऊ में जाकर नहीं कह सकते कि अब मोदी और योगी का समय है। स्वाभाविक है, मोदी और योगी के समय की बात अगर कही जाए तो एक दौर में अगर कोई ये कह देता कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी का समय है या अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंत सिंह का समय है, तो धक्का सबसे ज्यादा किसे लगता? स्वाभाविक है, लाल कृष्ण आडवाणी को ही लगता। वही स्थिति आज के समय में बनी हुई है। तो देखते जाइए भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में अभी कौन कौन से गुल खिलने बाकी हैं और कौन कौन से गुल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए। हर खेल का पटाक्षेप सियासत की नियति रही है, पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, लेकिन पटाक्षेप भारत की राजनीति में बलराज मधोक बनाम अटल बिहारी वाजपेयी के खेल का भी हुआ है। पटाक्षेप भारतीय राजनीति में नरसिम्हा राव बनाम अर्जुन सिंह के खेल का भी हुआ है। और पटाक्षेप भारत की राजनीति में यह भी देखा गया है कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग दौर में शरद यादव बनाम लालू यादव के दौर में भी हुआ है, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी हुआ है। तो ऐसे में भला मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी मानव स्वभाव की स्वाभाविक परिणति से कैसे अलग रह पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो अलग रहती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।